नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। संसद के मानसून सत्र का तीसरा हफ्ता, लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के चलते आज भी नहीं चल सका प्रश्नकाल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कॉमनवेल्थ गेम में पदक विजेता भारतीय खिलाड़ियों को सदन की ओर से बधाई दी और खिलाड़ियों के समर्पण, कड़ी मेहनत और उल्लेखनीय उपलब्धियों की सराहना की। लोकसभा में हंगामे के बीच भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश किया गया। विधेयक के माध्यम से भारतीय सांख्यिकी संस्थान के लिए व्यापक कानूनी ढांचे को तैयार किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बैंकर बही साक्ष्य विधेयक 2026 को पेश किया। राज्यसभा में भी विपक्ष के गतिरोध से कार्यवाही में व्यवधान हुआ और उच्च सदन की कार्यवाही दिन में 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कार्यवाही की शुरुआत में उच्च सदन में सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कॉमनवेल्थ गेम में पदक विजेता भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी। संसदीय समिति ने मेटा, एक्स, यूट्यूब, स्नैपचैट और गूगल को तलब किया है। संसद की आईटी और कम्युनिकेशन समिति की बैठक आज शाम 4 बजे होगी। बैठक में मुख्य रूप से आम लोगों की प्राइवेसी और ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर चर्चा होगी। समिति सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म से 2 बिंदुओं पर मुख्य रूप से जानकारी मांगेगी। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और भर्ती घोटाले को लेकर मामला गरमाया। राज्य में छात्रों का कई दिनों से आंदोलन। जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितता के मामले में छात्र कई दिनों से रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरने पर बैठे हैं। सीमित संसाधनों के बीच आंदोलन कर रहे इन युवाओं का कहना है कि वे अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। विपक्षी भाजपा ने भी झारखंड सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। निशिकांत दुबे ने झारखंड में छात्रों की मांग को जायज बताते हुए कहा कि पिछले 7 से 8 सालों में जेपीएससी में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार हुआ है। जेपीएससी के मेंबर कांग्रेस और जेएमएम के सदस्य हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने जेपीएससी और जेएसएससी पर राज्य में खुलेआम नौकरियां बेचने का लगाया आरोप। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दलालों ने छात्रों को नेपाल, बिहार और बंगाल ले जाकर 135 से 150 प्रश्न रटवाए, जिनमें से 120 प्रश्न हूबहू परीक्षा में आए। सेंटर पर नेट बंद कराकर पूरी धांधली को अंजाम दिया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने जेपीएससी और जेएसएससी के अध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक और सचिव को तुरंत बर्खास्त करने और सभी दोषियों की गिरफ्तारी के साथ ही पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदोव बख्तियार ओडिलोविच 5 अगस्त तक भारत की यात्रा पर हैं। आज उन्होंने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री दिल्ली में एक व्यापारिक मंच भारत उज्बेकिस्तान बिजनेस फोरम में शामिल हो रहे हैं। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री ओडिलोविच अपने समकक्ष विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी आज मुलाकात करने वाले हैं। ये बैठक हैदराबाद हाउस में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजाम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षणिक और सांस्कृतिक और साथ ही आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। राष्ट्रपति आज कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। कल वे दक्षिणी ओडिशा में तप्तपानी के पास स्थित मां कंधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी और उसके बाद अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी। मध्य प्रदेश की दतिया, बिहार की बांकीपुर और गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे। इन तीनों सीटों पर 30 जुलाई को मतदान हुआ था। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए सभी मतगणना केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा इंतजाम किए हैं। गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीट पर 19 में से 10 दौर पूरे होने के बाद भाजपा के सतीश पटेल अपने प्रतिद्वंद्वी एवं कांग्रेस उम्मीदवार से 15,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों एनएसओ के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक से
आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हुई। भारत की अध्यक्षता में आयोजित हो रही यह बैठक लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण के व्यापक विषय पर आधारित है। ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और यूएई के प्रतिनिधि इस बैठक में भाग ले रहे हैं। बैठक का मुख्य उद्देश्य सांख्यिकी के प्रसार, सांख्यिकी प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। भारत ब्रिक्स टीसीए कोऑपरेशन अलायंस रिसर्च सिंपोजियम और जॉइंट मैनेजमेंट कमेटी मीटिंग 2026 की मेजबानी दिल्ली में करने जा रहा है। कार्यक्रम की थीम टिकाऊ और डिजिटल रूप से सक्षम TVET ब्रिक्स का नजरिया पर केंद्रित है। क्रिएटिव इंडस्ट्री और वैश्विक सहयोग को नई दिशा देने के लिए मुंबई में ब्रिक्स वेव्स बाजार का आयोजन किया जाएगा। NFTC की ओर से यह अंतर्राष्ट्रीय आयोजन 6 और 7 अगस्त को आयोजित होगा। ब्रिक्स वेव्स बाजार का उद्देश्य ऑडियो विजुअल और क्रिएटिव इंडस्ट्री में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। 2 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में हाई लेवल कॉन्फ्रेंस, विशेषज्ञों के संबोधन, पैनल चर्चा, बिजनेस नेटवर्किंग और B2B मीटिंग्स आयोजित की जाएंगी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों की ओर से दर्ज यौन शोषण के मामले में कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया है। कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला सुना है। दिल्ली में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अब तक 88,06,000 से ज्यादा गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण पूरा हो चुका है। लगभग 1,45,00,000 प्रपत्र वितरित किए गए हैं और बूथ स्तरीय अधिकारी 8 अगस्त तक घर घर जाकर सत्यापन कर रहे हैं। मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के तहत 17 अगस्त से 16 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। संशोधित अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों में घर घर जाकर की गई गणना के दौरान गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण पूरा हो गया है। यूपी विधानसभा मानसून सत्र आज से 6 अगस्त तक आयोजित हो रहा है। सत्र के दौरान योगी सरकार कई महत्वपूर्ण विधायी और जनहित से जुड़े विषयों पर चर्चा करने वाली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, डबल इंजन की सरकार पिछले 9 वर्ष के अंदर 6 करोड़ से ज्यादा गरीबों को गरीबी रेखा से उभार कर मध्यम वर्ग में लाकर उनके जीवन में परिवर्तन लाई है। उत्तराखंड में मानसून का असर लगातार बना हुआ है। मौसम विभाग ने 7 अगस्त तक राज्य के विभिन्न जिलों में मूसलाधार बारिश, आकाशीय बिजली और तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ दिन मौसम खराब रहने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र ने चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, मंडी, सिरमौर और सोलन जिलों में 4 अगस्त तक फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया है। केरल में मूसलाधार बारिश, मौसम विभाग ने सभी 14 जिलों में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। राज्य में येलो अलर्ट जारी। तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर आज सभी जिलों में अवकाश। केरलम के मध्य और उत्तरी जिलों में पिछले 12 घंटे से जारी भारी बारिश के कारण राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। बारिश से पठानमथिट्टा, अलपुझा, कोट्टायम और इडुक्की समेत कई जिले प्रभावित। असम में बाढ़ का पानी कम होने लगा है, लेकिन प्रभावित इलाकों में लोगों की मुश्किलें बरकरार। राज्य के 5 जिलों में करीब 1 लाख से ज्यादा लोग अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। शिवसागर सबसे ज्यादा प्रभावित जिला। असम में अब भी 335 गांव पानी में डूबे हुए हैं और करीब 15,422 हेक्टेयर कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा है। चराईदेव, धेमाजी, गोलाघाट, जोरहाट जिलों में बाढ़ का असर सबसे ज्यादा। ऊपरी असम के गोलाघाट जिले में बाढ़ का पानी उतर गया है, लेकिन कई गांवों में क्षतिग्रस्त मकान, कीचड़ से भरे घर और नष्ट सामान अभी भी बचा है। असम प्रशासन 5 जिलों में 54 राहत शिविर और राहत वितरण केंद्र चला रहा है, जहां करीब 15,000 लोगों को मदद दी जा रही है। त्रिसैन्य भावी युद्ध कला पाठ्यक्रम का 4था संस्करण आज नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। 4 सप्ताह के इस पाठ्यक्रम में तीनों सेनाओं के अधिकारियों के साथ साथ सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, उद्योग और रणनीतिक विचारकों के प्रतिनिधि भी शामिल होने वाले हैं। पाठ्यक्रम में भू राजनीतिक घटनाक्रम, AI, क्वांटम प्रौद्योगिकी, साइबर और संज्ञानात्मक युद्ध, सूचना युद्ध और प्रौद्योगिकी आधारित युद्ध जैसे विषय शामिल हैं। श्रावण मास के पहले सोमवार के लिए देश भर के शिवालय सजकर तैयार है, जहां रुद्राभिषेक,
गंगा महाआरती और विशेष श्रृंगार के लिए हजारों श्रद्धालु जुट रहे हैं। भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए आज तड़के ही मंदिर के पट खोले गए। श्रावण मास के पहले सोमवार पर विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। परंपरा के अनुसार मंदिर के पट रात 2:30 बजे खोल दिए गए और अलौकिक भस्म आरती संपन्न हुई। आज दोपहर भगवान श्री महाकालेश्वर की शाही सवारी भी निकली। बैद्यनाथ धाम, देवघर, वाराणसी, कानपुर, हरिद्वार और अयोध्या समेत देश भर के शिव मंदिरों में शिवलिंग पर जलार्पण के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। वहीं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रुद्राभिषेक हो रहा है तो कहीं महाआरती। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का आशीर्वाद पाने के लिए श्रद्धालु नर्मदा नदी के पवित्र जल से महादेव का अभिषेक करने के लिए लंबी कतार में खड़े नजर आए। पूरा मंदिर ओम नमः शिवाय के उद्घोष से गूंज उठा। पहले सोमवार पर हजारों की संख्या में कांवड़िए और शिव भक्त गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा, दूध और अन्य पूजन सामग्री के साथ बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। हर हर महादेव और बोल बम के जय घोष से मंदिर परिसर भक्तिमय रहा है। सावन के पहले सोमवार के अवसर पर प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पट्टायक ने भगवान शिव की सुंदर रेत कलाकृति बनाई। ओडिशा के पुरी तट पर इस आकर्षक रेत कला में भगवान शिव के स्वरूप को बेहद खूबसूरती से उकेरा गया। तमिलनाडु में आज आदि पेरुक्कू का पारंपरिक पर्व मनाया जा रहा है। तमिल महीने आदि के 18वें दिन मनाए जाने वाले यह त्योहार जल, प्रकृति और कृषि समृद्धि के प्रति आभार का प्रतीक है। आदि पेरुक्कू पर्व के अवसर पर कावेरी नदी समेत राज्य की पवित्र नदियों और जल स्रोतों के किनारे हजारों श्रद्धालु इकट्ठा हो रहे हैं और पूजा अर्चना पर के साथ खुशहाली की कामना कर रहे हैं। एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को जारी रखेंगे। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आप सभी का स्वागत। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। शेयर बाजार कारोबारी सत्र में बढ़त के साथ खुला। सेंसेक्स 788.70 अंक की तेजी के साथ 78,883 और निफ्टी 189.10 अंक की बढ़त के साथ 24,572 पर था। रुपया शुरुआती कारोबार में 31 पैसे की मजबूती के साथ 95.12 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए 9 अहम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से पश्चिम बंगाल को काफी फायदा होगा। विकसित बाजारों तक बेहतर पहुंच से राज्य के निर्यात और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। SBI रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर 7% तक रह सकती है। भारत में स्थापित सोलर एनर्जी क्षमता 2014 के सिर्फ 3 गीगावाट से बढ़कर 30 जून 2026 तक 162.15 गीगावाट के स्तर पर पहुंच गई है, जो देश में रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में आए बड़े बदलाव को दिखाता है। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना के तहत फ्लोटिंग सोलर और एनर्जी स्टोरेज को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत की कुल गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता अब 283 गीगावाट से ज्यादा हो गई है। भारत के समृद्ध भौगोलिक संकेत हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उनकी स्थिति को मजबूत करने के लिए राजधानी में 5 अगस्त को GI एंड बियॉन्ड 2.0 समिट का आयोजन होगा।
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने चावल से जुड़े अनुसंधान और संरक्षण कार्यों के लिए 8.22 करोड़ रुपए जारी किए हैं। यह राशि 3 अनुसंधान संस्थानों और 33 राज्य जैव विविधता बोर्डों और केंद्र शासित प्रदेशों की जैव विविधता परिषदों को दी गई है। भारत की बिजली की खपत जुलाई में सालाना आधार पर 10.93% बढ़कर 170.70 अरब यूनिट हो गई। भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गतिविधियां मजबूत रही हैं और इस कारण जुलाई में पीएमआई 53.5 रहा। भारत में सेमीकंडक्टर की मांग के अनुमान में बड़ा बदलाव किया गया। अब साल 2030 तक यह मांग 150 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। ये पिछले साल जनवरी में लगाए गए अनुमान की तुलना में 50% अधिक है। गोवा ने मजबूत राजकोषीय वृद्धि दर्ज की है। जुलाई 2026 के दौरान राज्य को केंद्र सरकार से कर वितरण के रूप में 398 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। साथ ही वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह में भी अच्छी वृद्धि दर्ज हुई। गोवा राज्य का कुल जीएसटी संग्रह जुलाई 2026 में 622 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 584 करोड़ रुपए से बढ़कर 7% की वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है। रैडिसन होटल ग्रुप ने भारत को अपने वैश्विक विस्तार का प्रमुख केंद्र बताते हुए साल 2030 तक देश में 500 होटल के परिचालन के लक्ष्य पर कायम रहने की बात कही है। 4 महीने तक लगातार बिकवाली करने के बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में वापसी की है। जुलाई महीने में एफपीआई ने भारतीय इक्विटी बाजार में 20,200 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक बार फिर कूटनीति की कोशिशें तेज होती दिखाई दे रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि ईरान के साथ आज अहम बातचीत होगी। हालांकि उन्होंने किसी संभावित समझौते के लिए कोई समय सीमा तय करने से इनकार किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उनकी प्राथमिकता सैन्य टकराव नहीं बल्कि बातचीत के जरिए समाधान निकालना है, ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सामान्य रूप से खोला जा सके और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर जारी गतिरोध समाप्त हो। ईरान भी क्षेत्रीय देशों के साथ लगातार कूटनीतिक संपर्क बनाए हुए है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के शीर्ष नेताओं से बातचीत की है, जबकि तेहरान और ओमान के बीच भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़े मुद्दों पर चर्चा जारी है। इजरायल ने स्पष्ट किया है कि यदि ईरान अपने परमाणु या बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है तो वह आवश्यक कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। इस बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार प्रभावित हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका जापान संबंधों की सराहना की। उन्होंने कहा कि अमेरिका जापान की मदद के लिए येन को मजबूत करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था को सहारा देने में सहयोग कर रहा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वात जिले के कबाल क्षेत्र में 2 अगस्त को पुलिस स्टेशन के बाहर हुए संदिग्ध आत्मघाती विस्फोट में करीब 14 लोगों की मौत हो गई और 18 लोग घायल हुए। यूक्रेन के क्षेत्रीय गवर्नर इवान फेडोरोव ने बताया कि दक्षिणी यूक्रेन शहर ज़ेपोरिजिया पर रूसी हमलों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 31 लोग घायल हो गए। रूस के समारा क्षेत्र में यूक्रेनी ड्रोन हमले की खबर सामने आई है। गवर्नर व्याचेस्लाव फेडोरोश्वेव के मुताबिक ड्रोन ने वाइल्ड बेरीज के गोदाम को निशाना बनाया। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ने साओ पाउलो में वर्कर्स पार्टी के सम्मेलन में 7वीं बार राष्ट्रपति पद का नामांकन स्वीकार किया। दक्षिणी फ्रांस के कार्कासोन शहर के पास लगी एक नई जंगल की आग ने 100 हेक्टेयर से ज्यादा वनस्पति को जलाकर राख कर दिया है, जिसके चलते लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और एक राजमार्ग को भी बंद कर दिया गया। ग्रीस के एटिका क्षेत्र में जंगल की आग बुझाने के दौरान 2 अग्निशमन हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए। टक्कर के बाद एक हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त होकर जमीन पर गिर गया। एथेंस के उत्तर पश्चिम में लगी भीषण आग की वजह से 100 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचाया। वाशिंगटन राज्य में 2.5 लाख एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैली जंगल की आग के कारण स्पोकेन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इंडोनेशिया की खोज और बचाव एजेंसी ने कहा कि इंडोनेशिया के मदुरा द्वीप के पास एक नौका में आग लगने से 5 लोग मारे गए और 41 लोग अभी भी लापता हैं।
बांग्लादेश में खसरे का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटों में खसरे से 4 और बच्चों की मौत हो गई। इसके साथ ही मौतों की कुल संख्या बढ़कर 844 हो गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो गणराज्य में बढ़ते इबोला संक्रमण पर चिंता जताई है। WHO के मुताबिक 30 जुलाई तक देश में इबोला के 3,605 मामले सामने आए हैं और 1,587 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमण का खतरा पड़ोसी देशों तक फैलने की आशंका। रूस की राजधानी मॉस्को में एक रेस्तरां के पास हुए विस्फोट में 3 लोगों की मौत हो गई और 21 अन्य घायल हो गए। पुलिस के अनुसार विस्फोट में एक महिला के पास मौजूद देसी बम मिला है। अमेरिका के इडाहो में ट्विन फॉल्स के शॉपिंग एरिया में हुई गोलीबारी में संदिग्ध बंदूकधारी समेत 3 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हुए। मोरक्को से स्पेन के साउटा एन्क्लेव में हाल ही में प्रवासियों के बड़े पैमाने पर आगमन के दौरान 72 लोगों की मौत हो गई। रविवार को भी पुलिस और सैन्य कर्मियों ने पूरे शहर में सुरक्षा अभियान जारी रखा। मिस्र के स्वेज शहर के उत्तर पूर्व में 5.3 तीव्रता का भूकंप आया। स्वेज से लगभग 41 किलोमीटर उत्तर पूर्व में केंद्रित था। पेरू में नाजगा लायंस पुरातात्विक स्थल के पास एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में विमान सवार सभी 13 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 11 विदेशी पर्यटक और 2 चालक दल के सदस्य शामिल। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का भव्य समापन हो गया है। रंगारंग समापन समारोह में राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और बैटन आधिकारिक तौर पर भारत को सौंप दिए गए। साथ ही भारत ने साल 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के ऐतिहासिक शताब्दी संस्करण की मेजबानी की औपचारिक जिम्मेदारी संभाल ली है। इस अवसर पर नीरज चोपड़ा, पीटी उषा और गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी मौजूद रहे। समारोह में भारत की सांस्कृतिक विविधता, लोक परंपराओं और पौराणिक विरासत पर आधारित रंगारंग कार्यक्रमों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। वहीं वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष प्रस्तुति हुई। ग्लासगो में भारतीय खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारत ने इस बार कुल 39 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया। भारतीय दल ने प्रतियोगिताओं में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक पर अपना कब्जा जमाया। मुक्केबाजी में भारत ने सबसे ज्यादा 7 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय वेट लिफ्टरों को सम्मानित किया। भारत ने वेट लिफ्टिंग में 11 इवेंट्स में हिस्सा लेते हुए 1 स्वर्ण, 6 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। कई भारतीय वेट लिफ्टरों ने इतिहास रचते हुए कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड बनाया और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया। मीराबाई चानू ने भारतीय भारोत्तोलन दल की अगुवाई करते हुए लगातार तीसरी बार कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीता। रीव्स और चेज के बीच छठे विकेट के लिए 66 रन की अटूट साझेदारी हुई, जिसने वेस्टइंडीज को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। ब्रांडन किंग 46 रन बनाकर आउट हुए। अंकुर भट्टाचार्य ने 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप के पुरुष एकल खिताब जीत लिया है। फाइनल में अंकुर ने रोमांचक मुकाबले में पायस जैन को 4-3 से हराकर खिताब अपने नाम किया। वहीं महिला एकल फाइनल में यशस्विनी ने एक तरफा अंदाज में श्रीजा अकोला को 4-1 से हराया। भारत ने इस चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए लगभग सभी स्वर्ण पदक अपने नाम किए। महिला युगल का फाइनल पूरी तरह भारतीय रहा, जिसमें श्रीजा अकोला और सिंड्रेला दास ने खिताब अपने नाम किया। यशस्विनी घोरपड़े और दिव्यांशी भौमिक को 3-1 से हराकर खिताब जीता। मिश्रित युगल फाइनल में भारत के मानव ठक्कर और तनिषा कोटेचा ने शानदार वापसी करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के ए जिन और रिचर्ड रूई की जोड़ी को 3-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया। अमेरिका के तीसरे वरीयता प्राप्त टेलर फ्रिट्ज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वॉशिंगटन ओपन के फाइनल में स्थान बना लिया है। फ्रिट्ज ने सेमीफाइनल में हमवतन ब्रांडन नाकाशिमा को 6-3, 3-6, 6-2 से हराया। एक अन्य सेमीफाइनल में स्पेन के 19 वर्षीय राफेल होदार ने शानदार वापसी करते हुए फाइनल में जगह बनाई। स्पेनिश खिलाड़ी ने चिली के एलेजांद्रो ताबिलो को 6-7, 6-4, 6-4 से जीत दर्ज की। और इंग्लिश क्लब चेल्सी ने फ्रांस के क्लब स्ट्रासबर्ग के अर्जेंटीना मिडफील्डर वैलेंटिन बार्को को 7 साल के अनुबंध पर अपने साथ जोड़ लिया है। 21 वर्षीय बार्को इस सत्र में चेल्सी के साथ जोड़ने वाले छठे खिलाड़ी हैं।
और इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।